नमस्कार। आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम टारगेट प्रीलिम्स 2023 को ध्यान में रखते हुए 20 जुलाई 2022 के दैनिक क्विज के प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता छोड़ देता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भी भारतीय नागरिकता खो देता है। हालांकि जब ऐसा बच्चा 18 वर्ष का होता है तो वह भारतीय नागरिकता पुनः प्राप्त कर सकता है। अगला है, भारत सरकार एक भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त कर सकती है यदि पंजीकरण या देशीयकरण के 5 वर्ष के भीतर किसी नागरिक को किसी भी देश में 2 साल के कारावास की सजा सुनाई गई हो। अगला है, पूर्ण आयु और योग्यता वाला भारत का कोई भी नागरिक भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की घोषणा कर सकता है, लेकिन युद्ध के दौरान ऐसी घोषणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके विकल्प हैं, सही कथन का चयन कीजिए। पहला है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। ये प्रश्न आपके सामने क्यों रखा गया है? दरअसल पिछले 3 सालों में लगभग 3.9 लाख इंडियंस ने अपनी नागरिकता को छोड़ दिया है और इनमें से अधिकांश लोगों ने अमेरिका की नागरिकता को ग्रहण किया है। अब अगर हम नागरिकता की बात करें तो ये विषय संघ सूची से संबंधित है। हालांकि हमारे संविधान के अंदर में नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है और संविधान के अंदर में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित हैं। भारत सरकार निम्नलिखित स्थितियों में किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त कर सकती है। पहला, यदि नागरिक संविधान का अपमान करता है, यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, या इसके अलावा अगर किसी नागरिक ने युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से व्यापार किया हो, या इसके अलावा अगर किसी ने भारत की नागरिकता को पंजीकरण या देशीकरण के माध्यम से प्राप्त किया है, लेकिन नागरिकता प्राप्ति के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। इसके अलावा नागरिक 7 वर्षों से लगातार अगर भारत से रह रहा हो तब भी उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय श्रम शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सभी आयु समूहों में पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक अंशकालिक काम करती हैं। दूसरा है, अखिल भारतीय स्तर पर 3 वर्ष से कम आयु के कम से कम एक बच्चे वाले परिवार में रहने वाली 25 से 49 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं की रोजगार दर 2017-18 से 2019-20 के दौरान 3 साल से कम उम्र के बिना बच्चे वाले घर की महिलाओं की रोजगार दर से कम है। सही कथन का चयन कीजिए। स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब होगा सी। दरअसल इसका जो समाचार है, अगर आप इसको यहां पर देखें तो एनएसओ ने एक डेटा पब्लिश किया है जहां पर उन्होंने ये कहा है कि भारत के अंदर में जो महिलाएं हैं उनके जो कार्य करने की दर है उसमें एक वृद्धि को दर्ज किया गया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विकसित देशों में नीति निर्माताओं ने उच्च बेरोजगारी वाले देशों में काम के समय को पुनर्वितरित करने के प्रयास में अंशकालिक काम को बढ़ावा दिया है। इसका मतलब होता है पार्ट टाइम वर्क, और इस प्रकार काम किए गए कुल घंटों में वृद्धि की आवश्यकता के बिना राजनीतिक रूप से संवेदनशील बेरोजगारी दर को कम किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में, इसके अलावा शहरी क्षेत्रों के अंदर में देखें कि महिलाओं के कार्य करने की दर क्या है, तो ये आंकड़े हमें बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर में पार्ट टाइम काम करने वाली इन महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। दरअसल स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर इस बात को भी समझें कि पार्ट टाइम जो काम करने की एक टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है, ये गिग अर्थव्यवस्था के साथ में जुड़ी हुई है। गिग अर्थव्यवस्था में हम इस प्रकार से देखते हैं कि लोगों को जब जरूरत होती है तब वो कार्य करते हैं। कोई भी पूर्णकालिक रूप से कार्य को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। यहाँ पर ऑन डिमांड जो श्रमिक हैं उनको लाया जाता है, काम करवाया जाता है, कार्य खत्म होने के बाद में उनके अनुबंध को भी समाप्त कर दिया जाता है। यहां से आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 4 एशियाई शेर राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा हैं, जिसमें 3 शेर नग्न आंखों से दिखाई देते हैं और चौथा हमेशा सामान्य दृश्य से छिपा रहता है। अगला है,
चीनी यात्री फाहियान ने अपने लेखन में अशोक के सिंह स्तंभ का विस्तृत विवरण दिया है। अगला है प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस के 5 छात्रों, इनमें जगदीश मित्तल, कृपाल सिंह शेखावत, गौरी भांजा और दीनानाथ भार्गव शामिल थे, ने इसको निर्मित किया था। सही कथन का चयन कीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर दूसरा जो कथन है ये गलत है। दरअसल यहाँ पर फाहियान की जगह पर जिन्होंने अपने लेखन में अशोक के सिंह स्तंभ का विस्तृत विवरण दिया है, उस चीनी यात्री का नाम था वैनसांग। तो ऐसे में केवल 1 और 3 सही हो जाता है, अर्थात सी इसका सही जवाब होता है। संबंधित समाचार को देखते हैं। जब से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, अर्थात जो हमारी नई संसद भवन बन रही है, वहां पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की नवीन प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तब से ये बहुत से लोगों के बीच एक बहस का विषय बन गई है। बहस के विषय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो सिंह बनाए गए हैं उन्हें बहुत अधिक आक्रामक मुद्रा में बनाया गया है, लेकिन सारनाथ का अशोक स्तंभ जहां से इसको लिया गया है, जहां से इसकी प्रतिकृति को नंदलाल बोस के शिष्यों ने तैयार किया था, जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए हैं, आप यहां से भी इनके नामों को देख सकते हैं। कृपाल सिंह, इसके अलावा गौरी भांजा, जगदीश मित्तल, दीनानाथ भार्गव आदि। तो आजादी के बाद में हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का निर्माण इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया था, लेकिन यहाँ पर कई विद्वानों का यह कहना है कि जो हमारा मूल प्रतीक चिन्ह है उसमें इन शेरों को बहुत गरिमामय मुद्रा के साथ में अपने शौर्य को प्रदर्शित करते हुए दिखाया गया है, और यहाँ पर इनकी मुद्रा आक्रामक हो गई है। देखिए, ये एक बहस है जो कि अलग अलग विद्वानों के बीच में हमारे सामने उभर करके आ रही है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यज्ञ अनुष्ठानों में विभिन्न आकारों में वेदियों और फायरप्लेस या जो अग्नि के स्थल होते हैं उनका निर्माण शामिल था, जैसे कि सम, द्विबाहु, त्रिभुज, इसके अलावा सम्मित, समलंब और आयत। अगला है, शुल्ब सूत्र इन आकृतियों के निर्धारित आकार के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। अगला है, शुल्ब सूत्र लगभग 800 ईसा पूर्व के सबसे पुराने, इसमें पाइथागोरस के प्रमेय, पाइथागोरस त्रिगुण, उनके उदाहरण और निर्माण में उनके उपयोग का विवरण दिया गया है। इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स डी, अर्थात तीनों ही यहां पर सही हैं। दरअसल संबंधित समाचार का संबंध कर्नाटक राज्य के साथ में है, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए एक स्थिति पत्र को यहाँ पर एनसीईआरटी के सामने रखा है, जहां पर उन्होंने कहा कि पाइथागोरस नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं, और ये एक प्रकार की फेक न्यूज है। जिस प्रकार से यहाँ पर कहा जाता है पाइथागोरस त्रिगुण, और हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। भारत के अंदर में शुल्ब सूत्र के अंदर में अगर आप इस टाइमलाइन को यहाँ पर देखें तो शुल्ब सूत्र 800 से 500 बीसी के बीच में, और ग्रीस और इटली के अंदर में पाइथागोरस के समय की चर्चा 570 से 490 बीसी के बीच में की जाती है। तो भारत के अंदर में जो पाइथागोरस के प्रमेय है और जो यहाँ पर सिद्धांत हैं वो पहले से ही प्रचलित थे। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सिर्फ भारत का ही मत नहीं है, विश्व के अंदर भी कई सारे ऐसे गणितज्ञ हैं जो इस बात को कहते हैं कि संभवतः पाइथागोरस नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं, और जिसे आज हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं, इसके ऊपर में कार्य कई अन्य गणितज्ञों ने मिल करके किया था और उन्होंने इसे पाइथागोरस के नाम से प्रचलित किया। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी विद्वानों की कमी नहीं है जो कि पाइथागोरस के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। अब बात कर लेते हैं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में। आज का प्रश्न 2022 की प्रारंभिक परीक्षा से लिया गया है। प्रश्न है, त्वरित वित्तीयन प्रपत्र और त्वरित ऋण सुविधा निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है? और इसका सही जवाब है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। दरअसल स्टूडेंट्स, जो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक उधार सुविधा है जो तेजी से वित्तीय सहायता को प्रदान करने के लिए कार्य करती है और भुगतान संतुलन की तत्काल आवश्यकता का सामना कर रहे सभी सदस्य देशों के लिए यह उपलब्ध कराई जाती है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के प्रमुख तथ्य की। दरअसल
हालिया दिनों में हमने इस बात को देखा कि डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए के अंदर में बहुत तेजी के साथ में गिरावट दर्ज की जा रही है। और इसमें थोड़ी सी अगर हम रिकवरी को देखें तो 17.90 रुपीस पर यह बंद हुआ, लेकिन अगर आज की मैं बात करूं, जब हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो यह करीब 80 रुपए के स्तर पर आज भी चल रहा है। दरअसल इसकी लगातार चर्चा की जा रही है कि जिस प्रकार से डॉलर की तुलना में रुपए का मूल्य लगातार गिरता जा रहा है, इसका आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर में क्या असर हो सकता है। तो अगर आप यहां पर सामान्य अर्थों में इस बात को समझें तो भारत जो कि एक आयात आधारित अर्थव्यवस्था है, आप इस बात को समझें कि हम पूरे वर्ष में वस्तुओं को बाहर से, विदेशों से मंगाते अधिक हैं, अर्थात आयात अधिक करते हैं। तो ऐसे में जो आयात है अब वो महंगा होगा। अब हमें पुरानी वस्तुओं को खरीदने के लिए ही अधिक रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा हमें जो लाभ होगा वो होगा निर्यात के संदर्भ में। कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर अमेरिका के अंदर में कोई व्यक्ति पहले जो वस्तुएं $1 बराबर 75 रुपए के संदर्भ में खरीद रहा था, अर्थात अगर वो $1 खर्चा कर रहा था तो उसे 75 रुपए की वस्तुएं मिल रही थी, 75 रुपीज की वस्तुएं मिल रही थी। लेकिन अब वो जब $1 खर्चा करेगा तो अब उसे जो वस्तुएं प्राप्त होंगी उनकी वैल्यू होगी 80 रुपीज। तो ऐसे में अब उनको अधिक लाभ होगा जो अमेरिका के अंदर में भारतीय वस्तुओं को खरीदेंगे। लेकिन अगर आप भारत के अंदर में देखेंगे विदेशी वस्तुओं को तो महंगी हमें दिखाई पड़ेंगी। अब यहां पर आप इस बात को भी ध्यान में रखें कि मुद्रास्फीति की वजह से ये जो गिरावट हम भारत में देख रहे हैं, ये गिरावट दुनिया के अन्य देशों में भी हो रही है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यूरो के संदर्भ में। अगर आप यहां पर इस समय रुपए और यूरो के बीच में एक्सचेंज रेट को देखें तो ये लगभग डॉलर के बराबर में आ गया है, जो कि पहले काफी अधिक हुआ करता था। इसके अलावा अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर में ध्यान दें तो भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इस समय थोड़ा बेहतर स्थिति में है। इसको आप इस प्रकार से भी देखिए कि 2022 के अंदर में भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर हम जीडीपी की हमारी बात करें, जो रेशो ऑफ एक्सटर्नल डेट है या बाहरी उधार का हमारी जीडीपी के साथ जो अनुपात है वो 2022 में हमें देखने को मिलता है 19.9। और अगर आप 2021 में जाएं तो ये 21.2 था। 2013 में ये 22.4 हुआ करता था। अगर आप यहां पर देखें तो 2013 से 2021-22 तक आते आते इसमें गिरावट हुई है। ऐसे में हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी अभी ठीक ठाक स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है। लेकिन अगर ये हालात लंबे समय तक बने रहते हैं तो निश्चित रूप से विदेशी मुद्रा भंडार के ऊपर में हमें दबाव देखने को मिल सकता है। इसीलिए हम लोग लगातार देख रहे हैं कि भारत सरकार इन हालातों से निपटने के लिए यथासंभव उपाय करने की कोशिश कर रही है। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसे ही लाभदायक वीडियोस आप सभी तक समय से पहुंचते रहेंगे। इस पूरी क्लास में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।